तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, उसकी जो तीसरी वीडियो है, वीडियो नंबर 3। तो लास्ट क्लास में हमने ये स्ट्रक्चर देखा था उपकला ऊतक का। तो स्टार्ट करते हैं, उसकी कुछ विशेषता देखते हैं आज। तो उपकला ऊतक की निम्नलिखित विशेषताएं, पहली 4 विशेषताएं। इस ऊतक की कोशिकाएं सतह परत के रूप में पाई जाती है। जो ये उपकला जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी जो लेयर्स है, मतलब जो परतें, ये परतें बनाती है, जैसे अस्तर और अस्तर। यहाँ पे 2 शब्द आएंगे, अस्तर और अस्तर। तो अस्तर का मतलब होता है अंदर का भाग और स्तर का मतलब होता है बाहर का भाग। तो यह या तो आवरण यानी कि बाहर का आवरण या अस्तर का निर्माण करती है। अस्तर का मतलब है अंदर का आवरण। उपकला ऊतक या तो बाह्य वातावरण में रहती है तथा यह शरीर द्रव्यों के संपर्क में रहती है। बाह्य वातावरण मतलब O2, नाइट्रोजन, CO2 वगैरह। ये जो उपकला ऊतक है, जो हमारी स्किन है, यही उपकला ऊतक है। या तो बाह्य वातावरण में या शरीर के द्रव्यों जो अंदर मटेरियल्स घूम रहे हैं, जैसे रक्त है, बहुत सारी चीजें अंदर शरीर के वो घूम रही हो, तो उनके संपर्क में रहती है कौन? उपकला ऊतक। इसकी विशेषता ही 3 विशेषता पढ़ ली। पहली, सतह बनाती है, आवरण, अस्तर, वातावरण के संपर्क में और शरीर द्रव्यों के संपर्क में। इसमें एक मुख्य सतह पाई जाती है, मुक्त सतह पाई जाती है। इसमें एक मुक्त सतह पाई जाती है। जैसे इसे समझने के लिए, क्योंकि अन्य सभी पड़ोसी कोशिकाएं होती है तथा आधार उपकला पाई जाती है। जैसे मान लो ये एक कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है। इसमें लिख रहा है, इसमें एक मुक्त सतह कौन कौन सी रहती है? एक ये सतह, 2, 3, 4, 5, 6 सतह। तो एक मुक्त सतह यानी कि 6 सतह है, तो इसमें से एक ये ऊपर वाली मुक्त रहती है, एक से टच नहीं होती। तो इधर वाली भी दूसरी कोशिका से, इधर वाली भी दूसरी कोशिका से, इधर वाली भी दूसरी कोशिका से, इधर वाली भी दूसरी कोशिका से। और नीचे आधार में आधार कला यानी कि बेस में मेम्ब्रेन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक डायग्राम बनाया था, उसके नीचे बनाई थी बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो भी 2 परतों से मिलकर बनी होती है। परतें कभी भी कोशिका, यहाँ पे शब्द है परतें, तो परतें बनाती है। तो 2 प्रकार की जो लेयर्स है वो पाई जाती है, तो वेसिकल लेमिना और एक रेटिकुलर लेमिना। वेसिकल लेमिना में ग्लाइकोजन प्रोटीन पाया जाता है और उसमें कोलेजन वगैरह, नीचे वाले में उसमें क्या पाते हैं? कोलेजन पाए जाते हैं। तंतु उपकला ऊतक का वर्गीकरण 2 प्रकार की होती है, सरल उपकला, संयुक्त उपकला। सरल उपकला व संयुक्त उपकला, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू व कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू इंग्लिश में। केवल कोशिकाओं की एक परत, ये सिंपल है, तो इसमें कोशिकाओं की सिर्फ एक परत पाई जाती है, सिंगल लेयर पाई जाएगी सरल उपकला कोशिका में। संयुक्त उपकला कोशिका, इसमें 4 से 5 परतें पाई जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, इसके एक के नीचे एक, 4 से 5 परतें पाई जाएगी। इसका कार्य विसरण, स्रावण, अवशोषण इत्यादि। तो पहला शब्द आया है विसरण। विसरण का मतलब है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। सिंपल से याद रखो, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जैसे मैंने सेंट लगाया, इस कमरे में आया, तो बाहर मेरे सेंट कम सीमित में था, अब कमरे में आया तो पूरे कमरे में फैल गया। तो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। श्रावण का मतलब होता है केमिकल को रिलीज करना। जैसे जितने भी ग्लैंड्स है अपनी बॉडी के अंदर, जितने भी ग्लैंड्स है वो श्रावण का कार्य करती है। अवशोषण, जैसे अब बन्ना दो किया है, टॉवेल लिया, पोंछने लगे, क्या हुआ? अवशोषण, क्योंकि उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। शरीर की गुहिकाओं अथवा डक्ट वाहिनियों का निर्माण करती है। जो सरल एपिथेलियल टिश्यू यानी कि सरल उपकला कोशिका है, वो जिसमें रक्त बहता है, डक्ट यानी कि वाहिनियों का निर्माण करती है। तो 3 पॉइंट डिस्कस किए, स्रावण, अवशोषण व विसरण कार्य करती है। कौन? सरल उपकला कोशिका। कार्य नहीं, जो स्ट्रक्चर है, जो मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने का कार्य कौन करती है? सरल उपकला ऊतक। ठीक है, अब इसके बारे में संयुक्त उपकला के। ये देखो आप, सरल उपकला मिलकर ही संयुक्त उपकला बनाती है, लेकिन ये पोषण पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकती। इसके जस्ट नीचे क्या पाई जाएगी? उपकला ऊतक, उपकला कोशिका, जो कि अपने डक्ट यानी कि वाहिनियों को भेजती है, जिससे पोषण पदार्थ लेती है।
श्रवण अवश्रण में सीमित भूमिका निभाती है, ये तो जबरदस्त भूमिका निभाती है, और ये एकदम बयान ठीक ठाक हिसाब से भूमिका निभाती है। यह सुरक्षात्मक कार्य करती है। सुरक्षात्मक तो अपने शरीर को रोगाणु, विषाणुओं, धूल के कण से बचाती है। कौन? संयुक्त उपकला। इसके बाद सुरक्षात्मक कार्य करती है, जैसे यांत्रिक प्रतिबल। यांत्रिक प्रतिबल का मतलब है चोट लगना, यांत्रिकी मतलब काइनेटिक रूप में हो, रासायनिक, तापीय तथा ऑस्मोटिक परासनिक प्रतिबलों से सुरक्षा देती है। यांत्रिक प्रतिबल का मतलब समझ गए। रासायनिक यानी कि जैसे मान लो जैसे कोई चीज गिर जाए, अपनी केमिकल गिर जाए, तो उस केमिकल के खराब होने से स्किन डेड हो जाएगी। फिर उस कोशिका मतलब जो कोशिका खराब हुई है तो उसकी आसपास की कोशिकाएं नई कोशिका बनाएगी। तो ये काम कौन करती है, मतलब नई कोशिका कौन बनाती है? संयुक्त उपकला। ठीक है। तापीय यानी कि जो टेम्परेचर है, धूप का जो टेम्परेचर, इसको बैलेंस कर अंदर के ऑर्गन्स खराब ना हो टेम्परेचर से, तो संयुक्त उपकला हेल्प करती है, सुरक्षात्मक कार्य करती है शरीर के लिए। ऑस्मोटिक परासनी, परासनी यहाँ पे देखिए वो विषणता, ये परासनी प्रतिबल से सुरक्षा। इसके बाद सरल उपकला, दो कोशिकाओं की आकर। अब सरल उपकला को भी वर्गीकरण पढ़ते हैं, पहले फिर संयुक्त को पढ़ेंगे। तो हमने देखा 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला था सरल उपकला, दूसरा तंत्रिका, पेशी, और एक और था तीसरा। पहला था उपकला, संयुक्त उपकला, पेशी और तंत्रिका, ये तीनों ऊतक थे। इसमें पहला हमने पढ़ा उपकला। उपकला में भी 2 भाग होते हैं, सरल उपकला और संयुक्त उपकला। उसके बारे में देखा, उपकला की विशेषता ये देखी। इसके बाद जो सरल उपकला है उसके भी अलग अलग भाग हैं आकृति के आधार पर। तो पहला है सरल सल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला, और एक और आएगी स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपन सरल सल्की उपकला। तो हेडिंग लगाए सरल सल्की उपकला। सरल सल्की उपकला, इसमें कुछ नहीं देखेंगे, जैसे ये देखेंगे पहले आखिर काम क्या करती है। सरल सल्की उपकला, तीनों उपकला पढ़ेंगे, सरल सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, इनके कार्य और ये कहाँ पाई जाती है, यही इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ नहीं पढ़ना। तो पहला क्या है, कार्य क्या है इसका, यह विसरण सीमा। विसरण सीमा मतलब ये है, इसके पहले वाली वीडियो में बताया विसरण किसे कहते हैं। जैसे जो फेफड़े उसमें जो वायुकूपिकाएं पाई जाती है, वायुकूपिका, ये संरचना जो दिख रही है आपको, ये क्या है, वायुकूपिका। विसरण का मतलब है इस स्ट्रक्चर में से, मतलब इस कोशिका में से दूसरी कोशिका में वायु का जाना, आना, निकलना, ये सब क्या होता है, विसरण है। विसरण जैसे इस कमरे से उस कमरे में जाना, विसरण जगह मिलते हैं। ठीक है। तो यह विसरण सीमा मतलब है इससे आगे विसरण ना हो। जैसे कुछ पर्दा, तो वो जो पर्दा बन रहा है वो किसका बन रहा है, सरल सल्की उपकला का, तो वो सीमा है। तो विसरण सीमा का निर्माण कौन करती है, सरल सल्की उपकला निर्माण करती है। उदाहरण कहाँ पाई जाती है, कार्य इसमें एक ही है, और ये कहाँ पाई जाती है, यही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। पहला वायुकूपिकाओं की आंतरिक सतह। उदाहरण कुपिकाओं का मतलब है जो फेफड़े हैं उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसे बोलते हैं कुपिकाएं, जो फेफड़े के अंदर पाई जाती है। श्वसन को इसमें डिटेल में पढ़ेंगे अपने श्वसन वाले चैप्टर में। तो वायुकूपिकाओं की आंतरिक सतह कौन बनाती है, सरल सल्की उपकला। रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो 2 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, अंतःस्रावी तंत्र नहीं, अपन में जो परिसंध तंत्र होता है ये बंद प्रकार का होता है। तो जो वेसल्स हैं उसमें अपना रक्त दौड़ता है, भागता रहता है। तो उसकी जो आंतरिक सतह है, जैसे ये नली है, उसकी जो आंतरिक सतह वो कौन बनाती है, सरल सल्की उपकला। सल्की मतलब चिकना। मीजोथीलियम, ये जो वर्ड है ये अपने पाचन वाले चैप्टर में आएगा, सेम एज इट इज। एनसीईआरटी में भी ये कहीं लिखा हुआ है, विसरण सीमा कार्य करती है, ये भी एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी। मीजोथीलियम यह उदर गुहा। अब उदर गुहा और वक्ष गुहा
दो वर्ड आएंगे, उदर गुहा और वक्ष गुहा। उदर गुहा का मतलब है पेट और वक्ष गुहा का मतलब है चेस्ट। तो इन दोनों को अलग कौन करता है, वो है डायाफ्राम। ये है डायाफ्राम, डायाफ्राम। ये ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसे रहती है, वलय परवलयाकार रहती है स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं डायाफ्राम। ये वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग अलग करती है। जैसे मतलब जो शरीर को दो भागों में बांटने वाली संरचनाओं कहते हैं डायाफ्राम। तो मेसोथेलियम यह उदर गुहा यानी पेट में पाई जाती है, यह पेरिटोनियम का भाग होती है। अब ये लाइन आपको जब समझ में आएगी आप पाचन वाले चैप्टर को पढ़ोगे, पर एज इट इज याद रखना। जैसे सेल की उपकला जो कोशिका है, मतलब जो स्ट्रक्चर है, वो कहाँ पाई जाती है, मेसोथेलियम में। मेसोथेलियम किसका भाग है, पेरिटोनियम का। ठीक है। हृदय आवरण, हृदय का जो आवरण है, बाहर का जो आवरण है, वो किसका बना था, सल्की का, चिकना। उपस्य आवरण यानी कि फेफड़ों का जो आवरण है, फेफड़ों में हमने दो चीजें देखी, एक तो सरल सेल की उपकला वायुकुपिकाओं में पाई जाती है, वायुकुपिका जिसमें आदान प्रदान CO2 का O2 का। फुफ्फुसीय आवरण यह फेफड़ों का आवरण, फेफड़ों पर जो आवरण पाया जाता है उसे बोलते हैं फुफ्फुसीय आवरण। नेफ्रॉन में बोमेन्सम पुट में पाई जाने वाली पोडोसाइट पदाणु कोशिका सरल सेल की उपकला का ही रूपांतरण है। अब इसे ध्यान से देखो, नेफ्रॉन में बोमेन्सम पुट में पाई जाने वाली पोडोसाइट पदाणु सेल सरल सेल की उपकला का ही रूपांतरण है। तो जो स्ट्रक्चर बन रही है आपके सामने, ये है नेफ्रॉन, ये पूरा नहीं है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो किडनी है, जो वृक्क है, उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। यह मूत्र का स्कंदन करती है। तो नेफ्रॉन में बोमेन्सम पुट, मतलब इसमें तीन भाग होते हैं, बोमेन्सम पुट, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं, ये तीन भाग है बोमेन्सम पुट। लिपेस लूप, हेलेगा लूप, ये सब इसके स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन में बोमेन्सम पुट जो पर्सन के साथ दिख रही है, इसको बोलते हैं बोमेन्सम पुट में पाई जाने वाली पोडोसाइट। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ब्लैक ब्लैक, ये है पोडोसाइट। पोडोसाइट सरल सेल की उपकला का ही रूपांतरण है। सरल सेल की स्ट्रक्चर होते ही जो पदाणु कोशिकाएं, पोडोसाइट सरल सेल की उपकला का ही रूपांतरण है। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर इसको बारे में देखते हैं, ये क्या है, वायुकुपिका, फेफड़ों में संरचना पाई जाती है ये। तो जो ये बाहर का आवरण है, जिसमें ये जो कुपिका है सरल सेल की उपकला की बनी होती है आंतरिक परत। इस वेसल्स की जो ये रक्त केशिकाएं, अब केशिकाएं क्या होती है, जो वाहिनिकाएं, वो तीन प्रकार की रहती है, धमनी, शिरा और केशिका। धमनी, शिरा और केशिका। तो ये रक्त केशिका है, रक्त केशिका की आंतरिक सतह किसकी बनी होती है, सरल सेल की उपकला की। ठीक है। और जो वायुकुपिका है उसकी आंतरिक सतह किसकी बनी रहती है, सरल सेल की उपकला की। मेसोडर्म से उत्पन्न जो ये सरल रक्त केशिका है, किससे निर्मित होती है, मेसोडर्म, इसलिए इसे मेसोथेलियम भी कहा जाता है, सरल सेल की उपकला से निर्मित होती है। ठीक है। और अब देखो, इसमें शरीर का दो भागों में बांटने वाले संरचना क्या कहते हैं, डायाफ्राम, वक्ष गुहा, उदर गुहा। उदर गुहा में रहता है आमाशय। तो आमाशय की बाहरी परत, आमाशय की जो बाहरी लेयर है उसे बोलते हैं वेसिरल पेरिटोनियम। वेसिरल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम भित्तियां, तो पेरिटोनियम। अंतर अंग, अंत अंग बोलते हैं इसे। ठीक है। अब इसके बारे में आगे देखते हैं, आगे वाली स्लाइड में। तो हेडिंग लगाएं, दूसरा है सरल घनाकार उपकला या घनाभाकार उपकला। इस उपकला की कोशिकाएं बहुभुजाकार, जो ये कोशिका होती है घनाभाकार, दूसरा रूप है सरल उपकला का। तो ये बहुत सारी भुजाएं होती है, परंतु अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में घनाभाकार दिखती है। जब घनाकार उपकला कोशिका का अनुप्रस्थ काट, जैसे इसको यहाँ से काटें तो अनुप्रस्थ काट कहते हैं इसे। अनुप्रस्थ काट घनाकार दिखाई देता है, इसलिए इसे सरल घनाकार उपकला कहते हैं। कार्य अवशोषण, श्रावण, उत्सर्जन। अवशोषण, श्रावण, उत्सर्जन, तीन प्रकार के कार्य रहते हैं इसके सरल घनाकार उपकला के। लोकेशन कहाँ पाई जाती है, नेफ्रॉन के पूरे नलिकाकार भाग में। जो भी नलिकाकार भाग है, नेफ्रॉन के तीन चार भाग होते हैं, बोमेन्सम पुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, हेलेगा लूप, ये तीन चार भाग होते हैं। जिसमें जो नलिकाकार भाग है ना, वहां पर कौन सी कोशिका पाई जाती है, कौन सी उपकला कोशिका पाई जाती है, घनाकार उपकला कोशिका। थायराइड या अग्नाशय की पुटिकाएं। दूसरा श्वेत ग्रंथि या अग्नाशय, श्वेत ग्रंथि इसे पसीना ग्रंथि भी कहते हैं, इससे जो पसीना आता है ये निकलता है, पसीना ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड या अग्नाशय की पुटिकाएं और कहाँ पाई जाती है, थायराइड व
ये गला है, इसके यहाँ पे थायराइड पाई जाती है और इसकी जो पुटिका है उसमें सरल घनाकार उपकला कोशिका पाई जाती है। तो 3-4 जगह पड़ी, नेफ्रॉन की नलिकाकार भाग में थायराइड की पुटिका, अग्नाशय की पुटिका व थायराइड, अब हो गया श्वेत ग्रंथि यानी कि जो पसीना ग्रंथियां होती है वहां पर भी पाई जाती है। वृषण व अंडाशय में पाई जाने वाली जनन उपकला सरल घनाकार उपकलाई होती है। वृषण जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अंडाशय जहां पर अंडे का निर्माण होता है स्त्रियों में, तो पाई जाने वाली जनन उपकला होती है जो आधारी परत होती है, अस्तर होता है। स्तर और अस्तर में काफी अंतर है। सरल घनाकार उपकला होती है। अभी 3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे अच्छे से। खोखले अंगों, जो अंदर से खोखले रहते हैं जिनमें तरल पदार्थ नहीं पाए जाते, अंगों में पाई जाने वाली उपकला में कभी कभी छोटे छोटे बाल सदृश कोशिकाएं झिल्ली के विस्तार से पाई जाती है, जिन्हें पक्षमाप कहते हैं, यानी कि सीलिया, अंग्रेजी में बोलते हैं सीलिया। पक्षमाप या सीलिया कहते हैं। ऐसी उपकला पक्षमापीकृत उपकला कहलाती है। ये घनाभाकार उपकला जो है मॉडिफाइड होकर सीलिया का निर्माण करती है। सीलिया का जैसे ये उपकला, ये कोशिका है, तो ये उसके ऊपर से बाल समान संरचना बनती है जिसे बोलते हैं सीलिया, यानी पक्षमापकृत। इसका कार्य क्या रहता है? पक्षमाप का कार्य किसी पदार्थ को किसी विशिष्ट दिशा में प्रवाहित करना होता है। किसी पदार्थ को किसी विशिष्ट दिशा में, जैसे ये पदार्थ उधर ही जाना चाहिए, तो ये कौन तय करता है? मॉडिफाइड घनाभाकार उपकला कोशिका जो अपने रूपांतरण करती है। कभी कभी उपकला जो एपिथेलियल है, कोशिकाओं में मुक्त सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु, मुक्त सतह का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये कोशिका है, तो इसकी सतह है 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो मुक्त सतह ये ऊपर वाली है, इसके साइड में पड़ोसी कोशिका होगी, इधर भी पड़ोसी कोशिका, इधर भी पड़ोसी कोशिका, इधर भी पड़ोसी कोशिका, और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि आधार कला होगी। तो जो मुक्त सतह है इसको बढ़ाने है, तो इसको बढ़ाने के लिए अनियमित बलन का मतलब है, जैसे ये कोशिका है घनाभाकार कोशिका, अनियमित बलन, इधर भी कोशिका, इधर भी कोशिका, ये इधर आधार पर आता है, तो ये ऐसे अनियमित बलन इसे बोलते हैं सूक्ष्मांकुर, अंग्रेजी में माइक्रोविलाई। तो सूक्ष्मांकुर कहते हैं ऐसी उपकला ब्रश सदृश उपकला कहलाती है। यह अवशोषण हेतु होती है। अवशोषण का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। ब्रश सदृश घनाकार उपकला नेफ्रॉन की समीपस्थ संवहनी नलिका में पाई जाती है। एक पॉइंट रह गया। पक्षमाप युक्त सरल घनाकार उपकला नेफ्रॉन के बोमेन संपुट, जो कि पहला भाग है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन किडनी की सबसे संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। सॉरी। ब्रश सदृश घनाकार उपकला नेफ्रॉन की समीपस्थ संवहनी नलिका में पाई जाती है। तो ये पॉइंट है जो डिस्कस कर रहे थे अपन को। सबसे इंपॉर्टेंट, उपकला कोशिका बहुभुजाकार होती है। अग्नाशय, नेफ्रॉन, श्वेत नलिका, अग्नाशय, वृषण, अंडाकार, खोखले अंगों में जो मॉडिफाइड हो जाती है, पक्षमाप बन जाते हैं, सूक्ष्मांकुर बन जाते हैं। किसके लिए? अवशोषण के लिए। और पक्षमाप क्यों बनते हैं? कोई पदार्थ को आगे भेजने के लिए, किसी विशिष्ट दिशा में भेजने के लिए पक्षमाप बनते हैं। अंग्रेजी में सीलिया बोलते हैं पक्षमाप को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अभी।